बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वंस अगेन। हमारा आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी जिसमें मीन, मीडियन और मोड जो है हमने क्या किया था, डिस्कस किया था फॉर बोथ डाटा, दोनों डाटास के लिए, ग्रुप डाटा हो या फिर क्या हो अनग्रुप डाटा हो, उन दोनों के लिए हमने जो है क्या किया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की थी। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास आता है जो हमने पढ़ना है इसमें वो क्या क्या होंगी। सबसे पहले जो है आपके पास इसमें आपने जो चीज़ें देखनी होंगी वो क्या होगा, रेंज कैसे मालूम की जाती है, मीन डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन एक दूसरे से जो है वो माखूज़ हैं, उन दोनों से लिया जा सकता है, एक आपस में मतलब एक ही फार्मूला है, बस थोड़ा सा फार्मूले में चेंज किया जाता है, बाकी सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी फर्दर हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्रीट डाटा के लिए मतलब अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर रिलेटिव चीज़ें होती हैं जो भी मेजर्स हैं, जैसे कोफिशेंट ऑफ डिस्पर्जन कहा जाता है, जिसमें कोफिशेंट ऑफ रेंज आ जाएगा, कोफिशेंट ऑफ मीन डिविएशन, कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस और कोफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। फिर कोफिशेंट्स के बाद हम फिर जाएंगे कि 1 SD 2 is 3 स्टैंडर्ड मोस्टली आपकी स्टेटिस्टिक्स में यूज़ होंगी। हम कुछ टेस्ट अप्लाई करेंगे, जैसे जी टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए, या प्रोबेबिलिटी का एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, तो प्रोबेबिलिटी वगैरह में जो है आपको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि कितने परसेंट जो है प्रोबेबिलिटी चांसेस, यानी चांसेस अदर वर्ड्स में कितने परसेंट चांसेस हैं किसी इवेंट के हैपनिंग के या ऑड्स रेशोज़ के क्या होते हैं। तो उस हवाले से फिर हमें जी स्कोर्स की तरफ जाना होता है या फिर टी स्कोर्स की तरफ जाना होता है, चूँकि ये हिस्सा जो है जी स्कोर का, चूँकि जी स्कोर का सिस्टम जो है वो इस लेक्चर का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, वो आपके लिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो जी स्कोर्स या टी स्कोर्स जो हैं ये किसी दूसरे लेक्चर में हम फिर करेंगे। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन है रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ द डाटा पॉइंट्स। ये कई दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो बार बार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहते हैं कि रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ डाटा, कि आपका डाटा कितना स्प्रेड हो रहा है अराउंड द मीन या कोई भी सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू मोस्टली हम क्या लेते हैं, मीन ही लेते हैं, कुछ जगह पे आपको मीडियन भी नज़र आएगा। इसका मतलब सेंट्रल वैल्यू से मतलब ये है कि वो पॉइंट जिसके बोथ तरफ पे 50% डाटा हो। ठीक है, प्लस मतलब राइट साइड पे भी 50% डाटा हो और लेफ़्ट साइड पे भी 50% डाटा हो। लेकिन उस डाटा को देखना है, चूँकि 50-50 की बात होगी, पर देखना ये भी है कि ये मीन पॉइंट, चूँकि 50% ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे 50% डाटा दोनों तरफ हो सकता है, राइट की तरफ ज़्यादा मुड़ सकता है या लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा मुड़ सकता है। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें डिस्पर्जन पढ़नी होती है, और हमें ये देखना होता है कि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ कितनी हैं और वो डाटा को कितना इफ़ेक्ट कर रही हैं, और हमारे डाटा में वेरिएंस कितनी है, वेरिएशंस कितनी आ रही हैं।
ठीक है। सो मेडिकल रिसर्च में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? टू असेस वेरिएशन इन पेशेंट डाटा, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज एक्सेट्रा। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी आपको सुनने में आएंगी, तो उस हवाले से ठीक है। सो ये डिस्पर्जन, अब डिस्पर्जन कर क्यों रहे हैं, ज़रा इस डाटा सेट्स को देखें। यहाँ पे डाटा सेट्स 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, 3 डाटाज दिए हैं। ये ग्रुप से मेरा मतलब है यहाँ पे वो ग्रुप डाटा नहीं, इससे मतलब ये है कि आपके पास 2-3 रिसर्चेज हैं, उनका डाटा आया हुआ है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये 3 ग्रुप्स हैं। इन तीनों ग्रुप्स की हमने जो है कुछ वैल्यूज़ कलेक्ट की। जैसे ग्रुप 1 में सारी 67 है, ग्रुप 2 में इस तरह से ये वैल्यूज़ हैं, और ग्रुप 3 में ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन सबका मीन जो है वो क्या आ रहा है? 67 आ रहा है। अब इस चूँकि क्या नाम है, मीन जो है वो 67 है, तो हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में डिफरेंस मैच नहीं कर पा रहे। तो अब इस डिफरेंस को बनाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? इन चेंजेस को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन करनी पड़ती है। इसी वजह से आपको डाटा का कंप्लीट जो है पिक्चर मिल जाती है, सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी से नहीं, आपको सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ क्या नाम है आपका जो डिस्पर्जन है वो भी देखनी पड़ती है। तो वो दोनों देखेंगे तो आपको डाटा का कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है किसी भी डाटा का जो है वेरिएबिलिटी देखने के लिए मीन के साथ, या किसी मल्टीपल ग्रुप्स या स्टडीज़ को कंपेयर करने के लिए हम वेरिएशन ज़रूर देखते हैं। सो ठीक है। अब आगे जो है हमारे पास जो आगे बातें होंगी वो क्या हैं? फिर इसको डिस्पर्जन को डिवाइड किया गया इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है? 2 टाइप्स में। वो 2 टाइप्स क्या हैं आपके पास? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है, और चीज़ें आती हैं रेंज, स्टैंडर्ड डिवीएशन आपके पास किस में आ रही हैं? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में आ रही हैं। रिलेटिव डिस्पर्जन में फिर क्या आ जाती हैं? कोफिशिएंट आ जाती है। अब रिलेटिव डिस्पर्जन में जो कोफिशिएंट आ रहा है, सो रिलेटिव डिस्पर्जन में जो कोफिशिएंट आते हैं वो क्या क्या हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन। ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये आज के लेक्चर में सारी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है? रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज कहलाती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू आर द डाटा इन द डाटा सेट। डाटा सेट में जो भी दो वैल्यू हैं, मैक्स माइनस मिनिमम, और एक्सट्रीम हाई वैल्यू और उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसका, बस दैट्स इट। और कुछ इतना नहीं बताता। हाँ, ये वेरिएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के अप्स एंड डाउन्स कितने आ रहे हैं। इनिशियल मतलब बेस लाइन कितना था, फिर आप जाते हो जब आपने मैयर किया या आपके पास प्रेजेंट हुआ या ओटी में आया या ऑपरेशंस हुए, सर्जरी हुई, उसके बाद क्या था या सर्जरी के दौरान क्या था, तो आप बेस लाइन लेते हो बिफोर द सर्जरी और सर्जरी के दौरान लेते हो ब्लड प्रेशर को और उनको कंपेयर करते हो। तो ये एक किस्म से रेंज दे दी। फिर आप दोबारा क्या करते हो? सर्जरी हो जाती है, पेशेंट जो है रिकवर हो जाता है और उसको ओटी से वार्ड या रिकवरी रूम भेजते हो, तो फिर आप दोबारा ब्लड प्रेशर मैयर करते हो। तो उस ब्लड प्रेशर को और इनिशियल जो ब्लड प्रेशर, बेस लाइन ब्लड प्रेशर था, उसको कंपेयर करते हो कि उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो ये बेसिकली रेंज की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास एग्जांपल इसमें दी हुई है। एग्जांपल क्या है कि डिस्क्रीट डाटा में आपके पास हीमोग्लोबिन्स लेवल हैं। लेट्स से दीज आर द हीमोग्लोबिन्स लेवल 12, 14, उनमें डिफरेंस कितना है? तो मैक्सिमम हमारे पास 18 था
और मिनिमम हमारे पास 11 है। तो जो डिफरेंस ओवरऑल क्रिएट हो रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो कितना क्रिएट हो रहा है, 7 ग्राम पर डेसीलीटर का। इसकी एग्जांपल मैंने एक और भी दी थी कि आपको क्यों मालूम करने की ज़रूरत है इस चीज़ की, वो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को दी हुई है। अब ग्रुप डाटा में आप कैसे करोगे? अब ग्रुप डाटा में आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नीचे क्या दी गई है, एज ऑफ द पेशेंट की एग्जांपल दी हुई है। 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये 3 एग्जांपल्स आपको मिली हुई हैं। इसमें आप कैसे मालूम करोगे? इसमें तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपने क्या करना होगा, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, चूँकि इसको ऑलरेडी हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा होता है इन ग्रुप्स को, तो हमें ये मालूम होता है कि हमारी जो मैक्सिमम रेंज होगी वो कौन सी होगी। तो मैक्सिमम जो रेंज होगी वो हमारी हमेशा आखिरी क्लास का जो एक्सट्रीम वैल्यू है, आखिरी क्लास की एक्सट्रीम वैल्यू वो हमारी क्लास की जो बाउंड करता है, हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो क्या बनती हैं, 50 एंड -20। तो आपके पास जो टोटल रेंज बनती है वो 30 ईयर्स की रेंज बन रही है। मतलब आपका सारा डाटा इस रेंज के अंदर मौजूद होगा, 30 ईयर्स ऑफ द डिफरेंस के रेंज के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका डाटा कलेक्टेड ऊपर हुआ था हेमोग्लोबिन का, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जितना भी डाटा कलेक्ट हुआ है वो उनमें जो टोटल डिफरेंस आना है वो 7 ग्राम पर डेसीलीटर का डिफरेंस आएगा। अप्स एंड डाउन हो सकेंगे। हाँ, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, रेंज की मालूम करने की लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशंस ये हैं कि इग्नोर्स द इंटरमीडिएट वैल्यूज़, कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू हो उसको इग्नोर करेगा। मतलब क्या है कि आपके दरमियान, अच्छा हमने क्लासेस तो बना ली हैं, अब ज़रूरी तो नहीं हमारी क्लास में 20 शामिल हो, ज़रूरी नहीं कि हमारी क्लास में 50 भी शामिल हो, इनके दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं। चूँकि हमारे डाटा की जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो पॉसिबल है, एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है कि वो इनके दरमियान हो, 40 और 50 के दरमियान हो, 50 हो ही ना, वैल्यू 20 हो, हमारे पास मिनिमम वैल्यू 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। तो ये तो चूंकि हमें ग्रुप डाटा में एक्चुअल डाटा नहीं होता, ग्रुप डाटा में क्या होता है, एक्चुअल डाटा की रेंज होती है, तो इस वजह से ये कहते हैं कि ये किस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, इंटरमीडिएट को। इसी तरीके से अगर हम डिस्क्रीट डाटा में देखें, 7 ग्राम पर डेसीलीटर है। अब ज़रा देखें इसमें इंटरमीडिएट 14, 11, 18, 15, इनको ज़रा देखें, 11 को छोड़ें, 11 और 18 को छोड़ें, 14, 12 और 15 को देखें, ये तो दरमियानी बन रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। सो इस वजह से इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जो हैं वो इग्नोर हो रही हैं, ये इसकी बेसिक लिमिटेशन है। अदरवाइज़ आपको थोड़ी बहुत इमेज मिल जाती है कि आपकी चेंजेस कितनी हो सकती हैं। मतलब आपके डाटा का जो डिफरेंस आना है वो मैक्सिमम या मिनिमम कितना हो सकता है, दैट कुड बी 7 इन टर्म ऑफ दिस डाटा, और दैट कुड बी 30 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ दिस डाटा, ठीक है। सो अब आगे की बातें हैं कि व्हाट इज़ क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल। ये भी डिस्पर्जन की ही हिस्से में से आते हैं, क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स, और फिर परसेंटाइल्स हैं, ठीक है। पहले क्वार्टाइल्स पे आते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। क्वार्टाइल्स का मतलब नेम से जाहिर है कि क्वार्टाइल क्या मेंशन करता है कि कोई भी डाटा सेट है आपके पास, 1000, 2000, 200, 300 जो भी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जबकि डिसाइल्स क्या होता है कि आप उनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आप उनको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस हिसाब से जब हम फार्मूले लगाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने आता है क्वार्टाइल चूँकि ये हमने डाटा को इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है, पर क्वार्टाइल्स एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशंस को। इसी तरीके से डिसाइल भी पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलरली अगर परसेंटाइल की बात करें, परसेंटाइल कहीं पे भी हम डिस्कस करें तो वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास फिर ये पोजीशंस देंगे। चूँकि अगर पोजीशन देंगे और क्वार्टाइल मेरे पास कितने में डिवाइड हो रहा है, 4 में, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है,
तो कितनी पोजीशन होनी चाहिए डाटा में जो पूरे डाटा को 4 हिस्से में डिवाइड करे? वो 3 होनी चाहिए, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब into 4 एंड 70 कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं क्वार्टाइल्स को परसेंटाइल में लूँ तो फर्स्ट क्वार्टाइल मेरा 25th परसेंटाइल बनेगा, सेकंड क्वार्टाइल मेरा 50th परसेंटाइल बनेगा और थर्ड क्वार्टाइल पोजीशन जो होगी वो मेरा 75th परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, अदर वर्ड्स में कुछ जगह पे आपको ये टर्म भी मिलेगा, जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। मोस्टली वो मीडियन ही होता है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है वैसे इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सो क्वार्टाइल पे देखें और परसेंटेज पे लें, क्वार्टाइल पे देखें और परसेंटेज देखें। हमने कहा कि 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड होगा। कितने इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड होगा? 4 इक्वल पार्ट्स पे। तो 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हुए देखें ज़रा, इस इमेज को देखें, बाकी चीज़ें को छोड़ें, वापस फिर उस तरफ आ जाएंगे। ये जो इमेज नीचे बनी हुई है देखें, यहाँ पे मेरा क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल है, यहाँ पे मेरा सेकंड क्वार्टाइल है और यहाँ पे मेरा थर्ड क्वार्टाइल है। ठीक है, मेरा सारा डाटा जो मोस्टली 100% ऑफ द डाटा है वो ज़्यादातर जो मोस्टली डाटा है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाटा। लेकिन फर्स्ट क्वार्टाइल की पोजीशन से बैक पे भी मेरे पास कितने परसेंट होगा? 25% डाटा होगा। फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल के दरमियान जो होगा वो भी 25% होगा। थर्ड क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल के दरमियान भी 25% होगा और थर्ड क्वार्टाइल के बाद का जो डाटा होगा वो भी 25% होगा। ये जो ग्राफ में, ये जो पिक्चर में जो ग्राफ बना हुआ है इसको बॉक्स एंड विस्कर कहते हैं। ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर मॉडल भी इसे कहते हैं। सो 25% जो है मेरे पास डाटा दो क्वार्टाइल्स के दरमियान या आखिरी क्वार्टाइल के बाद या पहले क्वार्टाइल से पहले, ये कितना बनेगा? 25%। चूँकि पूरे डाटा को किस में डिवाइड कर रहा है? पूरे डाटा को ये डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में। जब पूरे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो एक इक्वल पार्ट वुड बी, 1 इक्वल पार्ट वुड बी कितना? 25%। वो कितना होगा? 25% होगा। अब हमने कैलकुलेट करना कैसे है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, फर्स्ट समझते हैं। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डाटा। क्या कहलाता है? मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डाटा। जबकि सेकेंड क्वार्टाइल इज द मीडियन ऑफ द एंटायर डाटा सेट, while the third quartile is median of the upper half of the data। उसकी तरफ आता हूँ, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना के देता हूँ, फिर आपको उसमें सही से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें, मैंने कहा कि हमने डायग्राम बनानी है। हमारी बात क्या हुई थी? बात ये थी कि जो Q1 है, Q1 ये क्या कहलाता है? फर्स्ट हाफ ऑफ द डाटा का क्या है? मीडियन है। ठीक है, इसी तरीके से Q2 जो होता है वो क्या होता है? पूरे डाटा का फुल डाटा जो है उसका मीडियन कहलाएगा। जबकि Q3 जो है ये क्या है? लास्ट हाफ जो बनेगा उसका मीडियन कहलाएगा। वो कैसे? ज़रा ग्राफिकली आ जाएं, ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारे पास एक डाटा सेट है, दिस इज़ इट्स मिड पॉइंट। मतलब ये है कि इससे इस तरफ भी 50% डाटा है, जबकि इस पॉइंट से इस तरफ भी मेरे पास कितने परसेंट डाटा है? 50%। टोटल डाटा जो होगा वो कितना होगा? 100%, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे? 1। और अगर 50% है तो 50 की जगह हम और भी कुछ लिख सकते हैं, वो क्या है? 0.5। क्या लिख सकते हैं? 0.5। इसी तरीके से ये भी हम क्या लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे। ठीक है, सो अब आते हैं, इन्होंने कहा कि फर्स्ट हाफ का मीडियन क्वार्टाइल 1 है। फर्स्ट हाफ का मीडियन क्वार्टाइल 1 है। ये मेरा फर्स्ट हाफ है और ये मेरा लास्ट हाफ है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ का मीडियन
50% को 0.5 को हमने क्या करना है, 50% को या 0.5 को 2 पे डिवाइड करना है, तो ही मुझे फर्स्ट हाफ का मीडियन मिलेगा। वो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये Q1 हो जाएगा। Q1 से इस तरफ का डाटा 25% रहेगा, जबकि Q1 से इस तरफ का डाटा 25 प्लस 50, ये कितना बन जाएगा, 75%। मतलब ये है कि Q1 से लेफ़्ट साइड पे जितना भी डाटा है वो कितना है, 25%, 1 क्वार्टाइल, जबकि उससे राइट पर साइड पे जितना डाटा है वो सारा कितना बन रहा है, 75% बन रहा है। ठीक हो गया। अब ये बात तो हमने क्वार्टाइल की बात बाद में करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल पे पहले आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, थर्ड क्वार्टाइल पे। अब थर्ड क्वार्टाइल जो है वो कहाँ पे बन रहा है, थर्ड क्वार्टाइल की हमने बात की कि थर्ड क्वार्टाइल जो है हमारे पास आखिरी हाफ का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे मेरे पास थर्ड क्वार्टाइल बनता है। क्या बनता है, थर्ड क्वार्टाइल, दिस वन, ये मेरा लास्ट हाफ है। तो इसका मिड पॉइंट कितना बनेगा, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है ये मेरा थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये अभी समझा रहा हूँ कैलकुलेशन की तरीके बाद में। सो थर्ड क्वार्टाइल का बाद का हिस्सा जो है ये कितने परसेंट होगा, 25%। मतलब टू द राइट ऑफ थर्ड क्वार्टाइल कितने परसेंट डाटा है मेरे पास, 25%, जबकि उसके लेफ्ट की तरफ जो डाटा है वो कितना परसेंट बन रहा है, 75% ऑफ द डाटा। क्लियर हो गया। अब नंबर, और वो हमने पहले किए हुए हैं। सो अब आते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। ठीक है, अब फार्मूलाज की तरफ आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुकी है। क्या करता है, दीज क्वार्टाइल हैव आइडेंटिफाई द स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज विद इन द डाटा। वो अक्सर करते हैं ना कि रिज़ल्ट जब आ जाता है फिर उसमें देखते हैं कि इतने लोग जो थे वो बिलो 50 थे, इतने लोग बिलो अबव 80 थे, इतने बिलो 80 थे। ये सारी चीज़ें क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और ये स्टैंडर्ड डिविएशन की बेसिस पे की जाती हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे। अब क्वार्टाइल डिस्क्रीट डाटा का कैसे मालूम करोगे और ग्रुप डाटा का कैसे मालूम करोगे, ये मुद्दे की बात है। क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 4, मतलब टोटल 4 हैं तो n+1 हम करेंगे डिवाइडेड बाय 4, 4 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हम पूरे डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तभी जाके मुझे फर्स्ट हाफ का मीडियन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस हवाले से मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल, नॉट द वैल्यू इटसेल्फ। ये मैंने पहले बता दिया है कि ये वैल्यू की पोजीशन देगा, वैल्यू का नहीं बताएगा। सेकेंड क्वार्टाइल कैसे मालूम करोगे, विच इज़ आल्सो कॉल्ड मीडियन, इससे ये आर का मतलब है सेकेंड क्वार्टाइल आल्सो द मीडियन ऑफ द डाटा। ये कैसे करोगे, 2n+1 डिवाइडेड बाय 4, चूँकि इसमें हम 4 यूज़ कर रहे हैं, हमने डाटा को 4 में डिवाइड किया है। एक्चुअल क्वार्टाइल का फार्मूला फिर ये वाला है, लेकिन हम कहते हैं कि ये मीडियन ही है, तो ज़रा फार्मूले में पुट करें 2n+2 डिवाइडेड बाय 4, तो वही जवाब आएगा आपके पास, n+1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सो n+1 डिवाइडेड बाय 2 हम यूज़ करते थे और नंबर के लिए मीडियन को मालूम करने का, तो वही बात है, दिस इज़ अगेन द पोजीशन। सो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकंड क्वार्टाइल के लिए डायरेक्ट मीडियन का फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड क्वार्टाइल कैसे मालूम करोगे, थर्ड क्वार्टाइल क्या है, चूंकि फर्स्ट क्वार्टाइल 1 इंटू n+1 है डिवाइडेड बाय 4 और सेकंड क्वार्टाइल 2 इंटू n+1 की जो n+1 divided by 4 for first quartile, 2n+1 divided by 4 or n+1 divided by 2 is for second quartile, while दिस वन इज़ फॉर थर्ड क्वार्टाइल। ये आपको पोजीशन देगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं, आपने पोजीशन मालूम करनी है। उस पोजीशन पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल वैल्यू कहलाएगा, नॉट द क्वार्टाइल। ठीक है,
अब आगे चलें। यहाँ पे हमारे पास ज़रा देखें ग्रुप डाटा के लिए कैसे करना है। ग्रुप डाटा में फर्स्ट आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, फॉर वो परसेंटाइल हो, वो क्वार्टाइल हो या वो डिसाइल हो, फर्स्ट आपने क्या करना है, क्लास कंटेनिंग द डिज़ायर क्वार्टाइल आर डिसाइल एंड देन यूज़ इंटरपोलेशन विद इन दैट क्लास। हमने क्या करना है, पहले वो क्लास मालूम करनी है जिसमें डिज़ायर क्वार्टाइल एग्जिस्ट करता है। वो कैसे करेंगे, वही फार्मूला है आपके पास, चूँकि डाटा ग्रुप में है, जैसे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से आपके पास डाटा एग्जिस्ट होंगे ना। टोटल नंबर आपको कैसे मालूम होता है, टोटल नंबर जो है वो क्या कहलाएगा, आपका टोटल डाटा शामिल होगा। ठीक है, एन आपका क्या होगा, टोटल डाटा होगा। सो एन डिवाइडेड बाय 4, इसके बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगी, फोर्थ क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्या मिलेगी, फोर्थ क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी कि फोर्थ सॉरी नॉट फोर्थ क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी बट फर्स्ट क्वार्टाइल की जो फ्रीक्वेंसी पोजीशन है वो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, एन डिवाइडेड बाय 4 करना है। एन डिवाइडेड बाय 4 जब आप कर लेंगे आपको वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। लेट से वो मिलती है आपको इस 20 to 30 क्लास के दरमियान मिलती है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जैसी आपको मिल गई फ्रीक्वेंसी 20 to 30 के दरमियान मिल गई, अब आपने फर्दर क्या करना है, आपने फर्दर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, केथ वैल्यू पे क्वार्टाइल आपने मालूम करना है। तो आपने ये जो नीचे जो फार्मूला है इसको फॉलो कर लेना है। कैसे करेंगे, फार्मूले में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एल इज लिमिट ऑफ द वन लिखा जाएगा, अगर के की थर्ड क्वार्टाइल है तो के की जगह 3 लिखा जाएगा। ठीक है, सो एन जो है आपका टोटल नंबर ऑफ द डाटा है, अगेन वही एन टोटल नंबर ऑफ द डाटा पॉइंट्स, और सी एफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। पहले क्या करना है, हमने क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फर्स्ट क्वार्टाइल पे कौन सा है क्लास आएगी, सेकंड पे कौन सी आएगी, थर्ड पे। वो किस चीज़ के बेस पे पता चलेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल डाटा के बेस पे। ठीक है, अब उसके करीब जो फ्रीक्वेंसी बनेगी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बनेगी वो फ्रीक्वेंसी हम क्वार्टाइल में लेंगे। जब आपको क्वार्टाइल क्लास का पता चल जाए तो उसके बाद आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला फर्क है। क्लास भी क्या है, कौन सा क्वार्टाइल मालूम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल तो 1, सेकंड क्वार्टाइल 2 और थर्ड क्वार्टाइल है तो 3, और एन आपका टोटल डाटा नंबर होगा माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने क्या करना है, टेबल वैसे ही बना लेना है जो हम नॉर्मली बनाते हैं। यहाँ पे हम क्लास इंटरवल्स लिखते हैं या क्लास बाउंड्रीज़ वगैरह लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स मालूम करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी होती है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें इसमें पता चला कि हमारे पास जो सेकंड क्लास है वो जो है एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो इससे प्रीसीडिंग क्लास जो बनेगी वो सपोज़ ये वाली बनेगी। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास इससे ऊपर वाली बन रही है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ये वाली लेनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी लेनी है, ये वाली। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी आपकी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो आपका क्वार्टाइल है, जिस क्वार्टाइल को आप मालूम कर रहे हो। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो ये फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्वार्टाइल है तो सेकंड क्वार्टाइल की फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्वार्टाइल है तो थर्ड क्वार्टाइल की फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इनकेस थर्ड क्वार्टाइल मालूम कर रहा हूँ तो मेरी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी। अगर मैं सेकंड क्वार्टाइल मालूम कर रहा हूँ तो मेरी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाले क्लास की होगी। क्लियर होगी बात। अब फर्दर जो है
आपने वो तमाम वैल्यूज़ लेनी है और इन वैल्यूज़ को अपने फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में पुट करेंगे तब जाके आपको क्वार्टाइल मिल जाएगा। तरीका वही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लोअर लिमिट क्लास की क्या है, आपकी क्लास है 20 to 30, तो लोअर लिमिट आपकी 20 बनेगी। के एथ वैल्यू है, आप सपोज मालूम कर रहे हो सेकेंड क्वार्टाइल, तो के आपका 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे एन आपका लेट से टोटल सम का 7, फिर उसको डिवाइड आपने हल कर लेना विच इज़ एक्चुअली यूर मीडियन। फिर उसके बाद इसके साथ क्या प्लस होगा, आपकी लोअर लिमिट प्लस होगी विच इज़ 20, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेट से इससे अबव जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सपोज प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो थी वो बनती थी कोई भी ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, सपोज 14 कर देते हैं। फिर आपने इनको पहले हल करना है, मीडियन जो वैल्यू आपके पास आई और ये वाला हिस्सा जो मैं बार बार आपको डैश दे रहा हूँ, ये वाला, इसको पहले हल कर लेना है। ये हल करेंगे तो फिर इनको क्या करेंगे, इनको फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसके साथ। प्लस करने के बाद हमारा डिवीजन, ये वाली बात आ जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल जो आई है ये बेसिकली क्लास वेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमारे जो क्लास में डिफरेंस होगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का है। फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी विच इज सपोज मतलब क्लास यहाँ पे वेड्थ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्लास वेड्थ ये हम करेंगे, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आपके पास पोजीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पोजीशन, ठीक है। ये इंट्रापोलेशन है, जैसे हमने मीडियन मोड और मीन के लिए किया था, वो लंबा चक्कर किया था, वही तरीका है। पोजीशन तो हमें इस फार्मूले से पता चलेगी, लेकिन इस जगह से हमें क्या पता चल जाएगा, वैल्यू, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। वही बात, चूंकि ग्रुप डाटा है तो हम इंट्रापोलेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इंटरप्रीट कर रहे हैं या एस्टिमेट कर रहे हैं, हम कोई ख़ास एक स्पेसिफिक एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं आ रहे। तो इस फार्मूले के ज़रिए से ये तरीका है, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको जो है ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज है, फिर इस तरह से इंटर डिसाइल रेंज है और इंटर परसेंटाइल रेंज है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या कहलाती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है कि आप दरमियानी 50% हिस्सा जो है वो ले लें। क्यों 1 से पहले का हिस्सा ये वाला एक्सक्लूड करोगे और क्यों 3 से बाद का हिस्सा ये भी एक्सक्लूड करोगे। तो ये क्या बनता है, क्यों 1 से पहले का हिस्सा 25% बनता था और क्यों 3 से बाद का हिस्सा भी कितना बनता था, 25%। तो दरमियान में जो डाटा मेरे पास रहेगा ये वाला, ये टोटल कितना है, 25 + 25, ये बन जाएगा 50%। तो हम किस चीज़ को मालूम कर रहे हैं, इस एरिया को मालूम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि मेरा जो मिडल 50% में जो डाटा है उसका स्प्रेड कैसा है, एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ एंड एक्सट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सट्रीम हाई वैल्यूज़, इनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब फर्दर चलते हैं, कैसे मालूम करोगे आप इसको, मालूम कैसे करना है, क्यों 3 करना है माइनस क्यों 1, चूँकि क्यों 3 की वैल्यू हमेशा मीन से ज़्यादा होती है और क्यों 1 की वैल्यू हमेशा मीन से कम होती है, क्यों 3। ठीक हो गया, माइनस क्यों 1। तो इस तरीके से आपको जो है जवाब मिल जाएगा। अब डिसाइल की भी वही कंसेप्ट है। डिसाइल क्या है, पूरे डाटा को 10 हिस्सों में तकसीम करना। अब पूरा डाटा है 10 हिस्सों में तकसीम होगा तो कितने पॉइंट्स बनेंगे, ये बनेंगे, चूंकि मुझे 10 चाहिए,
तो ये बनेगा n-1 बनेगा टोटल। कैसे बनेगा? 10 - 1 टोटल पॉइंट्स आपके 9 बनेंगे। 9 डिसाइल पॉइंट्स बनेंगे और डेटा आपका 10 इक्वल हिस्सों में तकसीम होगा। और अगर 10 इक्वल हिस्सों में तकसीम होगा तो हर 2 डिसाइल के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया? 9। मेरे पास जो है टोटल पॉइंट्स 9 हो गए। तो ये कुछ ज़्यादा बन रहा है, यहाँ तक कर लेते हैं। तो हर 2 डिसाइल के दरमियान जो डाटा होगा वो कितने % होगा? 10% होगा। तो D1 टू जो है पूरे डाटा को 10 डिसाइल्स में 10 डिसाइल्स में या 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इनकी कॉन्सेप्ट्स परसेंटाइल के हवाले से क्या है? फॉर एग्जांपल द फर्स्ट डिसाइल हमेशा जो है 10th परसेंटाइल होगा। क्यों? क्योंकि ये 10th पोजीशन पे बनेगा। परसेंटाइल में क्या होता है कि पूरे डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में, अगर पूरे डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो मेरे पास परसेंटाइल पॉइंट्स कितने होंगे? वो 99 होंगे। 10 में डिवाइड कर रहा हूँ टोटल परसेंटाइल डिसाइल पॉइंट्स कितने होंगे? वो 9 होंगे। अगर क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास टोटल क्वार्टाइल पॉइंट्स कितने होंगे? वो 3 होंगे। ठीक है। तो ईच परसेंटाइल डिफरेंस जो होगा वो 1% होता है। और अगर मैं D1 की बात करूँ, D1 क्या है? D1 से पहले 10% होता है। तो अगर परसेंटाइल में बात करें तो D1 वुड रिप्रेजेंट 10th परसेंटाइल। मतलब ये है कि 10th पोजीशन पे जो परसेंटाइल होगा वो एक्चुअली क्या होगा? D1 होगा। D2 40th परसेंटाइल होगा विच इज आल्सो द मीडियन। डिसाइल नंबर 5 जो क्या होगा? वो मीडियन कहलाएगा यहाँ पे डिसाइल नंबर 6 जो होगा वो 60th परसेंटाइल। इस तरह से आगे जाते जाएं। तो इस केस में D5 जो है वो क्या है? मेरा मीडियन आता है। ठीक है। तो फार्मूला इसके लिए क्या है? n+1 मल्टीप्लाइड बाई के कौन सा है? आपको कौन सा डिसाइल चाहिए? लेट से मैं आपको 6th डिसाइल चाहिए तो के पे आपने 6 पुट करना है। फार्मूले में ऐड करेंगे, उसके बेसिस पे आपको जो है कैलकुलेशन करनी होगी। n अगेन वही है कि नंबर ऑफ द डाटा, टोटल डाटा कितना है आपके पास। ठीक है। सो ये 1 to 9 हो सकता है, के वैल्यू 1 to 9 हो सकती है। क्लियर हो गया? आई थिंक कैलकुलेट करना डिस्क्रीट के लिए बहुत आसान है। थोड़ा सा मुश्किल जो इंटरपोलेशन है वो किस चीज़ के लिए होती है? हमेशा ग्रुप डाटा के लिए होती है। ठीक हो गया? अब ग्रुप डाटा के लिए कैसे करना है? फर्स्ट आपने क्या करना है? वही तरीका है क्वार्टाइल में जैसे करते थे। फर्स्ट आपने मालूम करना है आप लेना चाहते बाद जब आपको डिसाइल का पोजीशन पता चल गई, क्लास पता चल गई, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। वही फार्मूला है जैसे हमने क्वार्टाइल के लिए किया था, थोड़ा सा डिफरेंस लेके। जैसे यहाँ पे n इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? यहाँ पे n इस्तेमाल हो रहा है और क्वार्टाइल में 4 था तो यहाँ पे डिसाइल है तो हम 10 इस्तेमाल करेंगे। बाकी वही प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसाइल क्लास एंड क्लास वेड्थ ऑफ द डिसाइल क्लास। ठीक है। कौन से क्लास इंटरवल जो है डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने करना है। तरीका ऑलरेडी देख लिया है आप लोगों ने कि कैसे कैलकुलेट करना है। लोअर बाउंड्री आपने पुट करनी है। फिर इसके साथ क्या करना होगा? आपने फर्स्ट के लेट से मैं 6th डिसाइल देखना चाहता हूँ और टोटल मेरा सैंपल है 30, तो n 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके करने के बाद 30 डिवाइडेड बाई 10 ये 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18। ठीक हो गया। फिर माइनस मालूम कर रहे पहले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पुट करोगे। ठीक है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल का होना ज़रूरी है। फिर ये करने के बाद ये जब सारा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, इनको आप डिवाइड करोगे किस पे? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास वेड्थ पे।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? जिस क्लास की डिसाइल आप मालूम कर रहे हो उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, और क्लास इंटरवल या क्लास वेड्थ भी उसी क्लास की ही होगी। ये करने के बाद आपने क्या करना होगा, लोअर बाउंड्री ऑफ दैट क्लास जमा करा देनी है। जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो डिसाइल कंसिडर होगा। मतलब हम 6th डिसाइल की बात कर रहे हैं तो वो 6th डिसाइल कंसिडर होगा और वो वैल्यू होगी डायरेक्ट। इस फार्मूले पे आपको वैल्यू मिलेगी, इस फार्मूले पे आपको नंबर आर क्लास का पता चलेगा कि कौन सी क्लास की हम डिसाइल मालूम कर रहे हैं। ठीक हो गया। इंटर डिसाइल रेंज, अगेन वही कॉन्सेप्ट जैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज थी, तो इंटर डिसाइल रेंज को दो जगह। तो रिलेटिव इंटर डिसाइल रेंज हमारे पास क्या है, ये मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा कि आप इंटर डिसाइल रेंज कैसे मालूम करोगे। इसमें ये है कि हम क्या कर रहे होते हैं, फ्रॉम राइट साइड भी 10% खा जाते हैं और लेफ्ट साइड से भी 10% खा जाते हैं। प्लस 10% से मतलब ये है कि मीडियन के राइट साइड पे, माइनस 10% मतलब ये है कि मीडियन के लेफ्ट साइड पे। लेकिन ये कौन सा 10% होगा, ये लास्ट एंड इनिशियल 10% होगा। फर्स्ट डिसाइल एंड लास्ट डिसाइल विच इज़ 9th डिसाइल एंड फर्स्ट डिसाइल। तो इनके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इंटर डिसाइल रेंज, जो कितनी बनती है 80% ऑफ द डाटा। अगर आपसे पूछा जाए कि 80% में कितना डाटा इंक्लूड हो रहा है तो आप सीधा जाएंगे इंटर डिसाइल रेंज पे, और अगर आपसे कहा जाए कि 50% में कितना डाटा इंक्लूड होता है तो इंटर क्वार्टाइल रेंज पे जाएंगे, और अगर आपसे कहा जाए कि 90% पे, सॉरी 90% पे नहीं, 99% पे कितना जो डाटा आता है तो उसके लिए इंटर परसेंटाइल रेंज आ। ये वाला हिसाब से 19th और 10th 90th और 10th परसेंटाइल को मालूम कर रहे हैं। ठीक है, इंटर डिसाइल रेंज दोनों तरीक़ों से, परसेंटाइल के बेस पे भी इस तरीके से मालूम किया जाता है, रिलेटिव इंटर डिसाइल रेंज जो है उसको अगर डिसाइल के बेस पे मालूम करें तो इस तरीके से किया जाता है। तो ये दोनों फार्मूले रिलेटिव के लिए हैं, दिस वन एज वेल एज दिस वन। मीडियन के हिसाब से डिसाइल या परसेंटाइल रेंज, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव इंटर डिसाइल रेंज या रिलेटिव इंटर परसेंटाइल रेंज। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें आप क्लियर होंगी। सो परसेंटाइल कैसे करोगे, कितने परसेंटाइल टोटल बनेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास टोटल परसेंटाइल जो बनेंगे वो बनेंगे जनाब 99 परसेंटाइल बनेंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा, फर्स्ट से। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे डाटा को 99 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हर दो परसेंटाइल के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कितने परसेंट का होगा, 1% का डिफरेंस होगा। ठीक हो गया। तो कैलकुलेट करने का वही अगेन, ग्रुप डाटा के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे और अनग्रुप डाटा के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस पे आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लें। देखें, रिपीट करता हूँ। पहले आपने क्या करना है, परसेंटाइल क्लास मालूम करनी है, जिसमें आपने क्या करना होगा, परसेंटाइल क्लास लेट से मुझे 66th परसेंटाइल क्लास मालूम करनी है, तो मेरे फार्मूले में पुट होगा पी के की बजाय ये हो जाएगा, सॉरी मैंने क्या मालूम करना है 66, तो क्या हो जाएगा P66 विल बी इक्वल टू 66 इंटू टोटल सैम्पल कितना था 30 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 100 होगा। ठीक है, इसको हम करेंगे इस तरीके से, आपको मिल जाएगी वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसमें परसेंटाइल एग्जिस्ट करेगी। आपकी 66th परसेंटाइल जिस जगह पे एग्जिस्ट करेगी वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर नहीं है तो उससे पहली जो ज़्यादा आ रही है, उससे पहले वाली नहीं, उससे पिछली वाली नहीं, उससे आगे, लेट से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए, सपोजिटली आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 7 आ रही है, सपोजिटली कर रहा हूँ, कैलकुलेट मैंने नहीं किया, 7 आ रही है, और 7 आपकी डाटा में फ्रीक्वेंसी कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है, इंस्टेड वहाँ पे क्या इंक्लूड है 10 और पीछे 5, तो आप पीछे नहीं आओगे, आप क्या जाओगे 10th वाली लोगे जिसमें 10 फ्रीक्वेंसी मौजूद है। ठीक है, उस क्लास को लोगे। वो क्लास लेने के बाद आपने वो क्लास ले ली, आपको क्या मिल गया,
क्लास मिल गई। तो फिर क्लास के लिए क्लास इंटरवल मालूम करें विच इज़ वेड्थ, वो मालूम करें। लेट से वो आपके पास 30 to 40 था, तो आपके पास जो क्लास वेड्थ थी वो क्या बनती है, वो 10 बनती है। तो आपके पास क्लास इंटरवल भी मिल गई। उसके बाद आपने फर्दर क्या करना है, अब आपने जो फर्दर है करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। क्या चीज़, इस क्लास से पहली वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी क्लास की कितनी है, तो वो हमने लिख लेनी है। फिर फार्मूले में पुट करेंगे, लोवेस्ट लिमिट जो है वो 30 है, प्लस 66 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 माइनस फ्रीक्वेंसी क्या है, माइनस एफ है आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या ले रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, माइनस एफ करेंगे, ये जो कैपिटल एफ लिखा हुआ है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ले ली इसी क्लास की, इससे पिछली क्लास की, फिर डिवाइड करेंगे इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी पे और मल्टीप्लाई करेंगे क्लास इंटरवल पे। मल्टीप्लाई कर लिया, इससे जो हमारे पास जवाब आ जाएगा वो हमारा परसेंटाइल वैल्यू होगा, नंबर नहीं होगा। परसेंटाइल नंबर यहाँ से है, इस फार्मूले से आपको ग्रुप डेटा की परसेंटाइल वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं मीन डिविएशन पे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, अभी फ़िलहाल यहाँ तक काफ़ी है, आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।